दिस इज अ फ्लूइड कंटेनर। इस फ्लूइड कंटेनर में मैंने एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा। इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो h है। दिख पा रही है सबको? इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? h। कहां से इंसर्ट किया है? सरफेस से इंसर्ट करा है लिक्विड के अंदर। ठीक है, कितने डेप्थ तक जा रहा है ये? h डेप्थ तक जा रहा है। सही है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखूंगा सरफेस दिख रहा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कुछ डेप्थ h दिख रही है। सही है। सिर्फ सरफेस की बात करूंगा तो सरफेस पे फ्लूइड की वजह से प्रेशर कितना लग रहा होगा इस पे? 0। क्यों? क्योंकि जब सरफेस की बात करूंगा तो ऊपर कोई फ्लूइड है ही नहीं जो इस पे प्रेशर लगा सके। अब कोई ऊपर फ्लूइड है ही नहीं जो प्रेशर लगा सके, तो यहां पर तो प्रेशर कितना, अब जैसे जैसे नीचे चल रहा हूं तो डेप्थ इंक्रीज हो रही है, और डेप्थ इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो जैसे जैसे नीचे जाऊंगा वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता दिखेगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जाके देखूंगा तो प्रेशर सबसे ज्यादा दिखेगा रो जी एच। टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखूंगा तो प्रेशर सबसे कम दिखेगा 0। सही है। हम इसके लिए अब यहां पर क्योंकि एक वेरिएबल नेचर देखने को मिल रहा है, क्यों वेरिएबल नेचर देखने को मिल रहा है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 प्रेशर, नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, हर पॉइंट पे प्रेशर क्या है? अलग अलग। तो इस टाइप के नेचर को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल नेचर ऑफ प्रेशर। इस बॉडी पे हर जगह पे प्रेशर अलग होने के कारण हम हर जगह पे जब फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो भी कैसी आएगी? अलग अलग आएगी। उसके लिए हम फाइनल वैल्यू निकालने के लिए यहां पर एक मेथड यूज करते हैं, एंड दैट मेथड इज ऑफ इंटीग्रेशन। किसका मेथड है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मेथड के लिए अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पर बनाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द सरफेस, सरफेस ऑफ फ्लूइड। सही है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने किसी एक h डेप्थ तक सबमर्ज कर रखा है। ये लीजिए, मैं टॉप मोस्ट पोजीशन से या सरफेस से x डेप्थ नीचे जाता हूं और एक एलिमेंट एज्यूम करता हूं dx एलिमेंट। कहा गया? सरफेस से x डेप्थ नीचे आया और कैसा एलिमेंट एज्यूम किया है? dx थिकनेस का एलिमेंट को एज्यूम किया गया है। मान लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था इसकी विड्थ कितनी है? b। सही बात है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। सो फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। बट यहां प्रेशर हर जगह पे कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। अगर हर जगह पे फोर्स की वैल्यू निकालनी है, प्रेशर की वैल्यू निकालनी है जो कि वेरिएबल है, सो हम यहां पर इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। ठीक है। एक्स डेप्थ पे गया, कितना प्रेशर लग रहा होगा? रो जी एक्स लगेगा कि नहीं? कितना प्रेशर लगेगा? रो जी एक्स। उठा के यहां पर रखो, इंटीग्रेशन रो जी एक्स। डीए, डीए क्या है? एरिया। और एरिया किसका लेना है? यहां पर स्ट्रिप का। स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? देखो थिकनेस कितनी है? डीएक्स। लेंथ कितनी है? बी इंटू डीएक्स। क्या आ जाएगा इसका? एरिया। सो यहां से लिख देंगे बी इंटू डीएक्स। लिमिट कहां से कहां तक? तो एक्स लिया है अपन ने, माना कहां से? सरफेस से। एक्स की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? एच। मिनिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो लिमिट लोअर कितनी आएगी और अपर लिमिट कितनी आएगी? एच। कांस्टेंट क्वांटिटीज क्या है? रो जी बी। एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करोगे बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट पुट करेंगे ये बनेगा रो जी बी एच स्क्वायर बाय 2, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इस वेरिएबल प्रेशर की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, हमने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया, जो कि कितना आ रहा है? रो जी बी एच स्क्वायर बाय 2। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इट इज। इस डेरिवेशन से हमें यह समझ में आता है कि जो हमारा वेरिएबल नेचर ऑफ प्रेशर था, हमने उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए कैसे फोर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है। हमेशा वेरिएबल नेचर के लिए आप क्या करेंगे? किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ एक्स पे चलेंगे, वहां पर एक एलिमेंट मानेंगे डीएक्स। ठीक है। उसका आपने एरिया निकाला। फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि वेरिएबल था तो इंटीग्रेशन किया। डीए एरिया कैसे निकाला? विड्थ इनटू थिकनेस। तो इस स्ट्रिप का एरिया आ गया, स्ट्रिप का एरिया यहां पर पुट किया। रो जी एक्स आपका प्रेशर था, यहां पर इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया। एंड दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द वे टू कैलकुलेट द प्रेशर। किसके लिए? किसके लिए? इफ अ बॉडी of a uniform length is submerged inside a liquid।
ठीक है, अगर किसी बॉडी को हमने इनसाइड लिक्विड सबमर्ज करके रखा हुआ है। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं, फटाफट बताओ, यस और नो। लिख लो इसे फास्ट, ऑनलाइन भी बताइए यस। लिख लिया, आगे देखते हैं। चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इन फ्लूइड, सबसे अगला टॉपिक और अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, ध्यान से देखना। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लास में किसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पता है, हैंड रेज करके बताओ। यस, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी जो लोग बैठे हैं, हैंड रेज करके बताइए, पता लगाया। ठीक है, तो आर्किमिडीज चिल्लाते हुए रोड पे भागे थे, यूरेका यूरेका चिल्लाते चिल्लाते। ठीक है, यूरेका शब्द सुना है किसी ने, नहीं सुना? आज सुन लो यूरेका। ठीक है, यूरेका के नाम से एक वायर भी आती है, यूरेका इज एन एलॉय ऑल्सो, जो कि हम लैब्स के अंदर जितने भी वोल्ट मीटर एमीटर्स बनाते हैं वहां पर जो वायर यूज करते हैं वो यूरेका की बनती है, एक टाइप का एलॉय भी होता है। और यूरेका शब्द चिल्लाते हुए उन्होंने अपना ये प्रिंसिपल सबको बताया था। अभी प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से देखना। एक कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर को मैंने पूरा ऊपर तक नेक तक फ्लूइड से फिल कर दिया। एक कंटेनर है मेरे पास, उसको पूरा ऊपर तक नेक तक किससे फिल कर दिया है? फ्लूइड से। किससे फिल करा है हर्षवर्धन? फ्लूइड से। अब किसी भी एक ऑब्जेक्ट को इस फ्लूइड के अंदर अगर सबमर्ज कराऊंगा तो क्या कुछ पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा, सही है। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस बॉडी के अंदर फ्लूइड के अंदर सबमर्ज कराता हूं तो पानी बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा? आप देख लेना, आपके घर पे बाल्टी है, उस बाल्टी के पूरा ऊपर तक भर दो, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट उसमें डाल के देखो तो पानी बाहर आता है। इसका मतलब जब भी आप किसी बॉडी को पानी में या किसी भी फ्लूइड में सबमर्ज करते हो तो वो फ्लूइड को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। जिस जगह पे फ्लूइड था अब यहां पर ये खुद ऑब्जेक्ट आके बैठ जाएगा, और यहां पर जो फ्लूइड था उसको ये क्या कर चुका है? डिस्प्लेस कर चुका है, हटा चुका है अपनी जगह से। समझ में आ रही बात? जितना फ्लूइड ये डिस्प्लेस करेगा, जितना फ्लूइड ये हटाएगा, उतना ही इस पे क्या लगेगा? बॉयंट फोर्स। और ये बॉयंट फोर्स इसे फ्लोट कराने में हेल्प करेगा। क्यों बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं उनका जो बेस होता है बहुत वाइड रखा जाता है? वाइड इसलिए रखा जाता है ताकि वो ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करे पानी का, उन पे ज्यादा फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और वो फ्लोट करे। हम जानते हैं जो बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स होती है उनका वजन जो होता है वो टन्स में होता है, ठीक है, लाखों टन्स में होता है। और जो उन कार्गो से मिलने के बाद तो वो और भी ज्यादा भारी हो जाती है। तो उनके बेस को वाइड रखने का रीजन क्या है? बेस को वाइड रखने का रीजन है कि जितना वाइड बेस होगा उतना ज्यादा वो पानी को डिस्प्लेस करेंगे, और जितना ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेंगे उतना ही ज्यादा उस पर बॉयंट फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा बॉयंट फोर्स लगेगा उतना अच्छे से वो फ्लोट कर पाएंगे। और इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो क्या रहा है, एक बार उसको भी बात कर लेते। मान लीजिए इसका वॉल्यूम है V। इसका वॉल्यूम कितना है? मैंने इसको सबमर्ज करवाया। जैसे ही सबमर्ज करवाऊंगा तो ये पानी को बाहर पुश करेगा, डिस्प्लेस करवाएगा। डिस्प्लेस करेगा तो जितना खुद का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम पानी का बाहर डिस्प्लेस करवा देगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये किसके बराबर रहेगा? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के। रहेगा कि नहीं भाई? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ, ये चीज अपन को समझ में आ रही है?
ठीक है, अब इस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को कैलकुलेट अपन कर चुके हैं। वॉल्यूम से अगर मुझे मास कैलकुलेट करना हो तो क्या लिखूंगा मैं? मास ऑफ फ्लूइड विच इज डिस्प्लेस्ड। देखिए वॉल्यूम पता है, फ्लूइड मान लो मेरे पास है मरकरी, फ्लूइड मान लेते हैं मेरे पास क्या है? मरकरी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है? अगर मास निकालना है तो डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं मास डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू, क्या यहां से मास निकल आएगा जो डिस्प्लेस किया है अपन ने? और अगर मास डिस्प्लेस निकाल लिया तो फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू मास कितना ये डिस्प्लेस किया, रो वी। एक्सेलरेशन कितना, और ये क्या निकल आया मेरे पास? जो फोर्स यहां पर इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जो इसको फ्लोट करवा रहा है, और इसी फोर्स को अपन क्या कहते हैं? दोबारा सुनो, सबसे पहला काम हमारा रहेगा टू चेक व्हाट इज द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम निकल गया, उसके बाद काम क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर इसको कर देना, ठीक है, तभी अपन निकाल पाएंगे। तीसरी चीज क्या चीज निकालनी है अपन को? मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम निकाल लिया तो मास कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम निकाल लिया तो मास कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके। मास निकल गया तो फोर्स कैसे निकलेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो यहां से निकाल लिया, एक्सेलरेशन की जगह क्या रखेंगे? जी। और यहां से मेरे पास क्या निकलेगा? बॉयंट फोर्स। फटाफट इसको लिख लो सारे लोग। ऑनलाइन बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं? अगेन दैट सेम फ्लूइड, बट इस बार मेरी बॉडी है कुछ इस तरीके से। क्या ये फुली सबमर्ज्ड है क्या? इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज पार्शियली सबमर्ज्ड। आधी पानी के अंदर है, आधी पानी बाहर। जैसे शिप्स होती है हमारे पास, कुछ पोर्शन पानी के अंदर रहता है, कुछ पोर्शन बाहर रहता है। इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को पढ़ना अब हमारे लिए जरूरी है। देखिए जब भी हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, बॉयंट फोर्स की, हमारा पहला काम रहेगा ये चेक करना कितना पानी को या कितना फ्लूइड को बाहर डिस्प्लेस किया गया है। क्या पूरे के पूरे वॉल्यूम ने बॉडी के पानी को बाहर किया है कि सिर्फ सबमर्ज्ड पोर्शन ने किया है? इसका मतलब जब भी वॉल्यूम डिस्प्लेस की बात आएगी, हम वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट की बात तो करेंगे ही करेंगे, बट आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सबमर्ज। सबको क्लियर हो रही है छोटी सी बात? ठीक है, इसीलिए पार्शियली सबमर्ज वाला केस करा रहा हूं। फुली सबमर्ज्ड होगा तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही ले लेंगे अपन, लेकिन पार्शियली सबमर्ज्ड के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कितना पोर्शन फ्लूइड के अंदर है और कितना बाहर है। सबसे पहली चीज आइए, उसके बाद का मेथड तो सेम है। मैं यहां लिख सकता हूं सबमर्ज्ड। अब जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर आ गया? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के, जो डिस्प्लेस करवाया। मास फिर से कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके। और इसके बाद फोर्स कैसे निकालेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन करके। एक्सेलरेशन को जी के बराबर ले लेना है, बाकी चीज ये उठा के रख देंगे और सेम चीज मेरे पास कैलकुलेट होके आ जाएगी। बस इससे समझना क्या है, इससे एक ही चीज समझनी है कि जब भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाएंगे वी विल ऑलवेज कैलकुलेट द वॉल्यूम विच इज सबमर्ज्ड, जो पानी के अंदर है। जो बाहर है उससे मुझे कोई भी मतलब, इसको भी लिख लो, ठीक है। हालांकि इसको नोट बना के साइड में छोटा सा लिख लो कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज सबमर्ज्ड, ये कंसिडर होता है। is that air is also a fluid। हवा भी फ्लूइड है कि नहीं? अगर हवा फ्लूइड है तो हवा में तो हम लोग हैं। अगर हम लोग हैं तो क्या हम पे अभी कोई बॉयंट फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? यस और नो, सोच के बताओ। लग रहा है? बिल्कुल सही बात है, हम पे भी बॉयंट फोर्स लग रहा है, क्योंकि अगर मैं यहां पर अर्थ सरफेस पे खड़ा हूं तो मैंने कुछ हवा को डिस्प्लेस कर रखा होगा, और कुछ हवा को अगर मैंने डिस्प्लेस कर रखा है तो उतनी हवा के बराबर बॉयंट फोर्स मेरे ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा। इसका मतलब जब मैं अपना मास चेक करता हूं वेइंग मशीन पे खड़ा होके, तो क्या मेरा मास एक्यूरेट आता है कि थोड़ा कम आता है? थोड़ा कम आता है। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है मेरे ऊपर mg फोर्स। ध्यान से देखना,
नीचे की तरफ क्या लग रहा है? बॉयंट फोर्स कहां लगेगा? अपवर्ड्स। नेट फोर्स मेरा कम हो गया, ज्यादा है? भाई mg से तो कम हो गया ना, क्योंकि mg मेरा फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। बॉयंट फोर्स मेरा कहां लग रहा है? ऊपर। नेट फोर्स क्या हो गया? mg माइनस बॉयंट फोर्स। तो जो भी वेइंग मशीन हमारा मास मेजर कर रही है वो एक्यूरेट है कि इनएक्यूरेट है? इनएक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर कॉन्टिन्यूसली क्या लगता रहता है? लेकिन अगर मान लो कोई आके किसी आदमी में हवा भर दे, तो अल्टीमेटली उसने क्या किया? उसकी डेंसिटी को, तब वो क्या करने लगेगा? फ्लोट करने लगेगा, क्योंकि जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा। यस और नो? ज्यादा वॉल्यूम को अगर उसने डिस्प्लेस किया, उसका वॉल्यूम आपने इंक्रीज कर दिया, तो उस पर ज्यादा बॉयंट फोर्स लगेगा और वो ऊपर की तरफ उठना शुरू। हॉट एयर बलून्स में भी यही होता है। जब हॉट एयर बलून्स के अंदर इन्फ्लेटेड नहीं रहता, हवा नहीं रहती, तो शुरुआत में वो जमीन पे ही रहते हैं। फिर एक बार अपन फैन ऑन करते हैं, फैन ऑन करके उसके अंदर हवा भरते हैं, तब भी वो जमीन पे ही रहता है। फिर आप गैस सिलेंडर ऑन करके आग चलाना शुरू करते हो, जिससे हवा को गर्म करते हो। ठीक है, हवा को गर्म किया, आपने क्या किया? बेसिकली डेंसिटी को कम करा। डेंसिटी को कम किया, डेंसिटी को कम किया, वो ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है हवा। ये सुन लो, ज्यादा कर रहा है डिस्प्लेस। ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, तो उस पर फोर्स, बॉयंट फोर्स कहां लगा? ऊपर की तरफ, और वो ऊपर निकल गया। समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली दिस प्रिंसिपल इज टोटली बेस्ड अपॉन विच? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। किस पे बेस्ड है? एक नेवी शिप का बेस जो है वो बहुत ज्यादा चौड़ा रखा जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर सबने देख रखे हैं, ठीक है? इंडिया के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रमादित्य, है कि नहीं? उसका बेस देखो तो बहुत ही चौड़ा बेस है। कभी रियल लाइफ में जाके देखना, ये जो मशीन्स हैं ये बहुत ज्यादा लार्ज होती है। हम इसको जितना टीवी में देखते हैं ना, एक्चुअल में अगर आप किसी भी नेवल शिप को देखो तो ये प्योर पीस ऑफ मेटल है, और इतना लार्ज है कि आप सोच नहीं सकते। बेसिकली इनके बेस को उससे भी ज्यादा लार्ज रखा जाता है। क्यों? ताकि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करें? डिस्प्लेस करें। जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे उतना ही ज्यादा ऊपर बॉयंट फोर्स लगेगा। और ये प्योर मेटल से कंस्ट्रक्टेड है। अंदर पीस ऑफ मशीनरी है, वो भी मेटल से ही कंस्ट्रक्टेड है। सबका मास बहुत ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा बॉयंट फोर्स नहीं रहेगा तो ये क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। उसको बचाने के लिए हम इसको बीच नीचे से क्या करते हैं? वाइड रखते हैं। ठीक है, तो बॉयंसी का प्रिंसिपल शिप्स के फ्लोटेशन में काम आता है। बॉयंसी का फ्लोटेशन रॉकेट लिफ्ट ऑफ के भी काम आता है। ठीक है, हॉट एयर बलून्स के अंदर काम आता है। और कहां पर? हम पे भी कॉन्टिन्यूसली बॉयंट फोर्स एक्ट करता रहता है, जो कि आपको समझ में आ चुका है। यहां पर किसी को भी बॉयंट फोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट है तो फटाफट बता दीजिए। सब पे ऑब्वियसली। अब मान लो कि एक 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 बच्चा है जो कि पानी के अंदर जाते ही तुरंत तैरना शुरू कर देता है, और एक है जो नहीं कर पाता। कौन आसानी से तैर लेगा? जो ज्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा। कभी फ्लोट करने की कोशिश की है स्विमिंग पूल पे? की है? ऐसे सीधे खड़े हो जाओ तो नीचे जाने लगोगे, लेकिन फ्लोट करते हो तो ऐसे पैर वैर आगे फैला के पूरा ऐसे लेट जाओ वहां पर पानी की सरफेस पे, फ्लोट करने लग जाते हो। हवा भर लो लंग्स के अंदर और फ्लोट अच्छे से फ्लोट कर रहे हो। आप इंक्रीज क्या कर रहे हो? आप वहां पर वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो। जितना ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करोगे उतना ही ज्यादा ऊपर क्या लगेगा? बॉयंट फोर्स ऑफ फ्लोटेशन होगा। अगर आप सीधे खड़े हो तो आपने वॉल्यूम उतना डिस्प्लेस नहीं किया। तैरते कैसे हैं? कभी सीधे तैरते हैं क्या? तैरते समय आप फ्लैट हो जाते हो वाटर सरफेस पे। क्यों? आप चाहते हो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को आप क्या करें? डिस्प्लेस करें। ठीक है, तो हर आदमी के शेप पे भी डिपेंड करेगा, कितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि बॉयंट फोर्स कितना लगता है। अरे ये बात समझ में? ठीक है, फटाफट बताओ ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं? ऑनलाइन में बता दो फटाफट। देखो, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, तो वो, चलिए अब हम दो शब्द के बारे में पढ़ेंगे। एक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक है सेंटर ऑफ बोयंसी। और ध्यान से देखना, ये चीजें आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है। बोयंसी, चलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हु कैन टेल मी अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी? रेज हैंड्स।
कौन बता सकता है क्लास में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? विश्वेंद्र, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सोचो। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बताओ। देखिए, अगर अपन एक मीटर स्केल ले लें और उसको अपनी उंगली पे बैलेंस कराने की कोशिश करें तो कहां से बैलेंस होगा? वो एकदम सेंटर से होगा कि नहीं? ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठीक सेंटर वाले पोजीशन पे हमने ऐसा मान रखा है कि वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का मास क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड, और उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ मास। क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ मास। अगर इस चौक को बैलेंस कराना होगा तो एकदम सेंटर से अपन क्या करवा देंगे? यहाँ पर बैलेंस करवा सकते हैं। कैसे करवाया अपन ने? हम जानते हैं दैट इसका सारा का सारा मास कहां कॉन्सेंट्रेटेड है? इसके सेंटर पे। तो हमने इसको वहां से पिवट किया, और पिवट किया तो यहां पर बैलेंस हो गया। आप अपने पेन के साथ भी कर सकते हो, बॉटल के साथ कर रहा है दिशांत वहां पर, लेकिन हादसा हो जाएगा, बॉटल गिर गई तो सोच ले। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा यहाँ पर कि किसी भी जगह पे या किसी भी बॉडी पे आपको ये पता चल जाए उसका सेंटर ऑफ मास क्या है। ये लो मैं बना देता हूँ। मैं कहता हूँ इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, मतलब मैं ऐसा मान सकता हूँ इस बॉडी का सारा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? इस जगह पे। सही है। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर इस बॉडी का मास है 3 kg, तो ये 3 kg कहां एक्ट कर रहा है? यहां एक्ट कर रहा है। इसका मतलब ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स भी है वो कहां एक्ट करेगा? यहीं पे एक्ट करेगा, mg, जो कि होगा 3 × 10, जो कि होगा 3030 न्यूटन। होगा कि नहीं होगा? जो कि कहां एक्ट किया है? एकदम सेंटर पे। अब मुझे इसको बैलेंस करना, तो मैं क्या करूंगा? यहीं से इसको होल्ड कर लूंगा, यहीं से इसको होल्ड करूंगा तो इस पे नीचे से एक नॉर्मल लगेगा, और जो कि इसको क्या कर देगा? बैलेंस आउट कर देगा, और ये मेरे हाथ पे स्टेबली बैलेंस हो जाएगा। इस जगह को जहां पर बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि यूजुअली क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ही होता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहां पर मैंने आपको एक नया शब्द और लिख के बताया। मैंने बोला कि एक सेंटर ऑफ बॉयंसी के बारे में भी पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ बॉयंसी। ये सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या कहती है कि आपने जब किसी बॉडी को सबमर्ज किया, आपने जिस बॉडी को सबमर्ज किया तो उसने कुछ पानी हटाया होगा। देखिए कैसे। क्या इतना शेडेड पानी हटाया जा रहा है? यहां पर नहीं हटाया जा रहा है? यस और नो? अगर इतना पानी हटाया तो ये लो, मैं इतने पानी जिसको हटाया था उसको बना दिया। क्या इसका भी कोई सेंटर होगा कि नहीं होगा? क्या इसका भी कोई सेंटर ऑफ मास है? ये लो यहां पर है। इसका मतलब जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम था, दोबारा सुनो, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम था उसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ बोयेंसी। दोबारा सुनो, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम था उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लिया तो क्या बोलेंगे? एंड मजे की बात यह है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर पे होती है, वहां लगता है mg फोर्स। सेंटर ऑफ बोयेंसी होती है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के एग्जैक्ट सेंटर पे, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ बोयेंसी। और मजे की बात यह है कि जो बोयेंट फोर्स होता है वो सेंटर ऑफ बोयेंसी पे लगता है। अब ध्यान से देखना, ये अब समझने वाली बात है। देखिए, बॉडी का एग्जैक्ट सेंटर था ये, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लेकिन सेंटर ऑफ बोयेंसी कहां होगा? यहां कहीं पे होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसका मतलब बॉयेंट फोर्स एक्ट करेगा इस जगह पे। तो कोई अपन से पूछे क्या ये जरूरी है कि बॉयेंट फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स एक ही जगह पे एक्ट करेंगे? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग हो सकता है और सेंटर ऑफ बोयेंसी सेम कब होगा? सोच के बताओ। इसका मतलब सुन रहे हो ढंग से? सेम कब होगा? जब दोनों को या पूरा का पूरा बॉडी क्या हो जाए? सबमर्ज हो जाए। अगर बॉडी को मैं पूरा सबमर्ज कर दूं, ध्यान से सुनना, ये बॉडी को पूरा सबमर्ज किया, इसका मतलब बॉडी भी यही और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम भी यही, तो दोनों का सेंटर सेम। इसका मतलब इस केस के अंदर mg भी इसी पे लगेगा और बॉयेंट फोर्स भी इसी पे लगेगा। एक ही ऐसा केस रहता है जिसमें बॉयेंसी, सेंटर ऑफ बॉयेंसी एंड ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों के दोनों कहां एक्ट करेंगे? सेम पॉइंट पे, विच इज कंडीशन फॉर फुल इमर्जेंस। उसके अलावा कोई भी केस हो उसके अंदर
अलग अलग है, सेंटर ऑफ बॉयंसी भी अलग और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी अलग। सभी लोग बताओ ये छोटा सा पॉइंट सबको क्लियर है कि नहीं? तो कॉपी में लिख लो सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रेज हैंड यस। ध्यान से देखो फ्लोटेशन को, नीचे कितना फोर्स लगा mg, बॉडी फ्लोट कर रही है। मेरे कहने का मतलब बॉडी कर रही है क्या यहाँ पर? फ्लोट। फ्लोट कब करती है? जब नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो? बराबर। क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि नहीं? सही है। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इफ बॉडी इज फ्लोटिंग दैट मीन्स दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। याद रखना है इस चीज को। अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, तैर रही है, तो वो बॉडी किसमें है? फोर्स इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम में है। दूसरी चीज, आपने देखा है बॉडी कभी कभार ऐसे वाइब्रेट करती है, ऑसिलेट करती है कि नहीं करती? ठीक है। ऑसिलेशन के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले ये पहचानना कि बॉडी की स्टेट क्या है। इक्विलिब्रियम भी तीन तरीके के होते हैं। आज मैं तीनों तरीके के इक्विलिब्रियम आपको सिखाऊंगा। पहला इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। वर्क पर एनर्जी में भी इसकी बात कर चुके हैं हम, आज मैं दोबारा बता रहा हूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल और तीसरा होता है न्यूट्रल। आइए उसकी बात करते हैं। देखो, ये मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बोल है या फिर मेरे पास एक कढ़ाई है। इस कढ़ाई के एग्जैक्ट सेंटर पे मैं क्या करता हूं? एक बॉल को रख देता हूं। क्या किया? एग्जैक्ट सेंटर पे एक बॉल को रख दिया और इस बॉल को हॉरिजॉन्टली ऐसे फ्लिक कर दिया। हॉरिजॉन्टली फ्लिक करने पे होगा क्या? ये बॉल ऊपर जाएगी, ये रुकेगी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक रुकेगी, फिर ये वापस आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? फिर ये वापस आएगी। क्या यहां पर रुक जाएगी आते ही, या आगे निकल जाएगी? फिर यहां रुकेगी, फिर ये वापस आएगी, यहां नहीं रुकेगी, फिर ये वापस ऊपर, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। दूसरा एक और केस देखते हैं। अगर मैं इसी सेम केस को ऐसे देखूं, ध्यान से देखना, कढ़ाई को उल्टा रख दिया और बॉल को जस्ट टिका दिया ऊपर, अब फ्लिक करो, क्या ये वापस आएगी? इसका मतलब अगर मैंने इसको फ्लिक किया तो ये एक बार नीचे गई तो वापस ऊपर। तुम्हारा ऑसिलेशन चैप्टर चल रहा है, ठीक है। ऑसिलेशन चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा कि वही बॉडीज ऑसिलेट करती हैं जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब दिख भी रहा है कि भाई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ऐसा होगा। देखो यहां पर भी नीचे कितना फोर्स लग रहा था? mg लग रहा था। ऊपर कितना लग रहा था? नॉर्मल लग रहा था। इक्विलिब्रियम तो यहां पर भी है और इक्विलिब्रियम ऊपर भी है, लेकिन एक स्टेट के अंदर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, ये वापस कभी आती नहीं है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। लेकिन दूसरी स्टेट में मैंने इसको डिस्प्लेस किया, ये एक बार ऊपर गई लेकिन फिर वापस आई। यहां पर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, सही है, जो कि इसको ऑसिलेट करवाता है, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करता है। सो ऐसे ही सिस्टम्स, ऐसी ही बॉडीज ऑसिलेट करती हैं जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है वो कभी भी ऑसिलेट, एक बार उनको डिस्प्लेस किया वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे कभी नहीं आ सकती। आपको एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा इसको वापस लाने के लिए। ये खुद से वापस, खुद की एनर्जी से वापस, एक्सटर्नली मुझे देनी पड़ेगी इसको एनर्जी, पकड़ना पड़ेगा, ऊपर ला के रखना पड़ेगा, सही है। तो मुझे लगाना पड़ा एनर्जी, यहां पर मुझे लाना पड़ रहा है क्या कुछ? जो इसके पास एनर्जी थी यहाँ पोटेंशियल, वही वापस फिर काइनेटिक बदलती है, फिर पोटेंशियल में बदलती है, फिर काइनेटिक, एनर्जी चलता रहता है। इसको कहते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा? ये मेरे पास एक न्यूट्रल ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड, इस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये लो बॉल मेरी। नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg। ऊपर कितना लग रहा है? नेट कितना? 0। फ्लिक करूंगा, ये लो, कुछ देर बाद ये यहां पहुंची, अभी भी किस में है? इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? थोड़ी देर बाद और फ्लिक कर दिया, कुछ देर बाद आगे पहुंच गई होगी, तब भी किस में है? इक्विलिब्रियम में। मतलब हर पोजीशन सेम ही दिख रही है। हर पोजीशन कैसी दिख रही है? सेम। इस टाइप के केस को क्या बोला जाता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। ये चीज 12th में वापस आएगी। मैं पहले ही बता रहा हूं, ये स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल ये 12th में वापस आएगा। अभी किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो, और समझ में आ गया तो बोलो यस। चलिए ऑनलाइन बता दो यस।